अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन, यूबी टीवी इंडिया न्यूज चैनल से आपके साथ अभी हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति पर हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने 20 बड़े बदलाव किए हैं। ये आपको पूरी तरह बताएंगे। हम आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को भारत सरकार ने प्राथमिकता दी है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम अंत में आपको ये भी बताएंगे कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री और उनकी टीम ने नई शिक्षा नीति पर क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। इसलिए अंतिम समय तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार की है। भारत सरकार ने जुलाई 2020 को अपने कैबिनेट की बैठक में एक मसौदा लाया नई शिक्षा नीति का, जिसकी सर्वत्र चर्चा है पूरे भारतवर्ष में कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है। ऐसा नहीं है कि भारत देश के अंदर में कि ये पहली बार कोई शिक्षा नीति आई है। देश और विदेश में आए बड़े बदलाव के कारण हमारे देश में भी सन 1968 में एक शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसके तहत शिक्षा ग्रहण की गई। उसके बाद 1986 में एक और शिक्षा नीति आई जो 10+2 के मॉडल पर आज तक हमारे बच्चे, हमारे छात्रगण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये 10+2 का मॉडल अभी तक चल रहा है। 21A में शिक्षा के अधिकार के तहत ये बात की गई कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अब भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें जो मॉडल आया है वो 5+3+3+4 का मॉडल है, जिस 20 बड़े बदलाव में सबसे बड़ी बात यह आई है कि विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं, विषय बदल भी सकते हैं। +5 क्या है? +5 फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के स्कूल के कैंपस में शिक्षा ग्रहण करेगा। खेलो कूदो और पढ़ो की तर्ज पर बच्चा पढ़ाई करेगा। जिस भारत सरकार की ये सोच है कि इसमें बच्चे के ऊपर जो बस्ते का लोड आ रहा है उसको कम करना। ये निर्णय के तहत भारत सरकार जो है खेलो कूदो और पढ़ो की एक मुहिम के तहत बच्चे को जो है 5 साल तक के ये शिक्षा ग्रहण कराएगी। ये फाउंडेशन स्टेज होगा। उसके बाद शुरू होगा प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज +3 यानी बच्चा जो 9 साल से लेकर 12 साल का हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्राइमरी स्टेज में बच्चा जो है वो पढ़ेगा। और प्राइमरी स्टेज के बाद में जब शुरू होगा वो मिडिल स्टेज होगी। मिडिल स्टेज में बच्चा जो है वो 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करेगा और 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करेगा और 6वीं क्लास से बच्चे को जो छात्र को जो है वो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो है दी जाएगी। इसमें खास बात यह आई है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी बच्चे को। ये सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन इसमें कुछ आलोचक लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार पुराने भारत को नए भारत पर थोपने की कोशिश कर रही है। अगर यह स्थिति बन रही है तो हम ये सोच नहीं सकते कि अमेरिका और चाइना से हम टक्कर ले सकेंगे, क्योंकि अमेरिका और चाइना में पुराने भारत की जो स्थिति है, जो पुराने भारत में धार्मिक की जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, गुरुकुल टाइप की शिक्षा ग्रहण की जाती थी, अगर उस तरीके से हम तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करने में पुराने भारत का लोड ज्यादा लेकर नए भारत में काम करने की, पढ़ाने की बच्चों को कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हम इस शिक्षा नीति में विफल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना और अमेरिका के अंदर टोटल तकनीकी और व्यावसायिक और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है और दूसरे विषयों के ऊपर में नहीं। हाँ, सरकार ने अंग्रेजी को अनिवार्य भी नहीं किया है, जबकि अंग्रेजी पूरे दुनिया के अंदर अनिवार्य सब्जेक्ट होकर चल रहा है। 30% लोग भारत की अंग्रेजी बोल रहे हैं। अगर जहां पर 16,000 या 25,000 के समथिंग लोग संस्कृत बोल रहे हैं तो संस्कृत को अनिवार्य कर देना ये भी तो इस शिक्षा नीति का एक दोष ही कहा जाएगा। भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, वो अपने विषयों को चेंज भी कर सकता है, बदल भी सकता है। दूसरी बात यह है सेकेंडरी स्टेज पर जब जाएगा तो सेकेंडरी स्टेज पर वो सेमेस्टर सिस्टम पर एग्जाम देगा, यानी वर्ष में 2 बार उसके एग्जाम होंगे, 9th क्लास में, 10th में, 11th में और 12th में। यहाँ पर वो 2 बार देगा, जिसको अपन सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। सेमेस्टर सिस्टम का उपयोग करेगा। ये इस शिक्षा नीति में खास बात कही गई है। लेकिन खैर ये कोई मतलब चेंज नहीं है, मतलब उसी सब्जेक्ट के ऊपर वो काम पड़ेगा
और उसी पर उसको एग्जाम देना है तो साल में एक बार एग्जाम देने की जगह पर वो उस पार्ट में 2 बार देगा। ये सेमेस्टर सिस्टम इस टाइप का है, इसमें कोई विसंगति भी नहीं है और इसको अपन ये नहीं कहेंगे कि ये कोई गलत कदम है सरकार का, ये एक अच्छा कदम है। ये लगभग ऐसा सरकार ने ऐसा बताई है कि 10 वर्ष से लगेगा, कम से कम 10 वर्ष, 1 दशक पूरा जाएगा इस शिक्षा नीति को पूरी तरह स्थापित करने के लिए। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो शिक्षा मंत्रालय के रूप में बदल जाएगा, ये एक खास बात है। 1968 और 1986 और 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में एक 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में 21A लागू हुआ है, जिसमें 6वीं से देश के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो चुकी है, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त हुई। खेल कूद और अन्य गतिविधियों में पढ़ाई की जाएगी, लोकल भाषा में पढ़ाई की जाएगी, छात्रों की क्षमता जो है का विश्लेषण किया जाएगा। कॉमर्स का छात्र इतिहास पढ़ सकता है और इतिहास का छात्र कॉमर्स पढ़ सकता है। यानी शिक्षा नीति में जो बदलाव लाया गया है, ये खास बात यह है कि छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषयों को बदल सकते हैं, जो पिछली शिक्षा नीति में नहीं थी। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन कैसे होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो ग्रेजुएशन होगा, 3 से 4 वर्ष में ग्रेजुएशन आपका पूरा होगा। पहला वर्ष में आप सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी, दूसरे वर्ष में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको फाइनल डिग्री दी जाएगी, चौथे वर्ष में डिग्री जो है रिसर्च सर्टिफिकेट के नाम से आपको दी जाएगी और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी, महाविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाएगी और यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर हो जाएगी, यानी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी में होगी, रिसर्च सेंटर हो जाएगी। इस प्रकार से ये शिक्षा नीति जो लाई गई है और इस शिक्षा नीति में जो है वो हालांकि बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन ग्रामीण स्तर में जो क्षेत्रीय स्तर है, जो गांव का स्तर है, गांव के क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं, वो इस ग्रेजुएशन की स्थिति में आकर जो है विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और वो ग्रेजुएशन तक कैसे पहुंचेंगे ये अभी तक हमारे गले नहीं उतर रहा है। और बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है कि ग्रामीण बच्चों के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज्यादा तकलीफदेह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान और भविष्य को आधार में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य की जो स्थिति है उसको पूरी तरह ध्यान में रखा गया है और बच्चों को के ऊपर बस्ते का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर आलोचकों ने कहा है, आलोचकों का ये मानना है कि पुराने भारत को नए भारत के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, इससे बस्ते का लोड कैसे कम होगा। आलोचकों का ये भी कहना है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए ऐसा किया जा रहा है। आलोचकों का ये भी कहना है कि यदि 21वीं सदी में भारत को दुनिया भर से प्रतिस्पर्धा करना है तो पुराने भारत को नए भारत के ऊपर नई बोझ नहीं डालना चाहिए, नए भारत को नई नीति के तहत ही आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे नीतियों में संदेह पैदा होता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति पर संबोधन किया है उसमें 30% अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया है और भारत के लोग भी 30% अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में तो इंग्लिश की अनिवार्यता को क्यों समाप्त किया? कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी
इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं
और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं, जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे, उनमें दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित है। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया।
साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है
कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई? ऊंच नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई? इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं। उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को, वर्तमान को, भावी पीढ़ी को सीखना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समाधान सुझाए गए हैं,
उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.